आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ भारत वाली। आपकी भाषा में मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया, आप ही हैं बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? अब सर वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था जब चेंज होगी सरकार। उल जलूल आजकल आसिम अगर पता नहीं क्या हो गया, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं ये। पेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए। और मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप मेरी बात आप गिरा जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात भी फराज किदवई ने कहा, जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, कि अगर ये बिल पास हो गया तो देखिए आगे क्या होगा। तो फराज जी एक बात सुन लीजिए, इस देश के सारे मुसलमान औरंगजेबी फितरत और रजाकारों की फितरत की नहीं है। ये धमकी देना बंद कीजिए। सच्चाई है कि ये बिल पास होगा ना, ये सारी जमीनें वापस नहीं जाएंगी। सरकारी जमीन को अपने बाप की जमीन समझ रखा है। 1000 एकड़ से ऊपर जमीन उन्होंने वक्फ कब्जा की हुई है। और सारे समाजवादी पार्टी का निकलवा दो ना, भारत से लेके लोग। आपकी संपत्ति है क्या जो अदानी अंबानी को बेच रहे हो? संपत्ति आपके कांग्रेस की तो बाप की संपत्ति थी ना, सेक्शन 40 लगा दिया था 1995 में। मैंने सरकारी संपत्ति कांग्रेस के बाप की संपत्ति थी, सेक्शन 40। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सेकंड में विपक्ष की जो हिपोक्रेसी है वो मैं आपको दिखाता हूं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में, फिराक जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। मतलब कि वोट लेने के लिए और मलाई खाने के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाइए, जब उनके हित की बात हो तो वहां से कट लीजिए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। अभी बार बार फराज साहब ने पता नहीं इतना जार्गोनाइज्ड चीज बोल दिया कि मेरे सब पढ़ा लिखा इंसान समझ नहीं पाया, तो आम मुसलमान क्या समझेगा। हिंदू कोड बिल 1953-54 में आ गया था। आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ से किसी ने छेड़खानी नहीं की, तो हिंदू कोड बिल से ही लेगेसी या जो भी इनहेरिटेंस है उसके अंतर्गत काम किया जाता है। दूसरी बात, अभी एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम दुकान को घेर के कुछ बना रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी? अरे परेशानी तो वही है भाई कि सच्चर कमेटी कहता है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बढ़िया से किया होता तो 12,000 करोड़ का आपको रेवेन्यू मिलता, जो कि आप किसी चीज में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते थे। पर मात्र 200 करोड़ रुपया, वो भी किसके पास? जो टॉप एशेलॉन है उनके संदूक में जाता है। जय हिंद दोस्तों, तो ये डिबेट होने वाली है वक्फ एक्ट को लेकर, जो कि कानून सरकार नया ला रही संशोधन को लेकर, उस पर बहस होने वाली है। और यहाँ पर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं, और उनके तर्क आप इस डिबेट में देखने वाले हैं। लेकिन अजय आलोक ने वाकई में सभी को काउंटर किया है और तथ्यों के साथ काउंटर किया है। और बाकी आप विपक्ष के लोगों को देखेंगे तो हवाई बातें कर रहे हैं, और वाकई में तथ्य भी है। अगर रियलिटी में आप देखें तो तथ्य है। एक समय जब वक्फ एक्ट आया था, उस समय वक्फ के पास लिमिटेड ज़मीन थी, और उस समय आपने वो रिपोर्ट आई थी मुसलमानों को लेकर कि उनकी हालत जो दलित हैं उनसे भी बदतर हो चुकी है। अब ऐसी बात, ठीक है, मान लेते हैं कि गरीब हैं और उस समय वो ज़मीन उतनी ही दे सकते हैं। तो ज़मीन तो, हालांकि ये इनका दावा है कि मुसलमान दान करते हैं इनको ज़मीन, तब इनको ज़मीन मिलती है। तो अब इतनी संपत्ति कैसे आ जाती है वक्फ के पास? और वक्फ में आपने देखा होगा कई खबरें भी आई हैं कि सरकारी ज़मीनों पर भी इन्होंने दावा ठोका है। ये भारत की संसद को भी वक्फ की ज़मीन बताते हैं। तो अजय आलोक ने काउंटर किया है इन लोगों को। हालांकि विपक्ष के पास शायद कोई तर्क कभी होता ही नहीं है ज़्यादातर डिबेट में आप देखें तो, और इस डिबेट में भी शायद इनके पास कोई तथ्य नहीं है, बस हवाई बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। मतलब इन लोगों की कभी भी नहीं चलती। जब भी देखिए आप विपक्षी पार्टियों को, वो कोई भी हो, एंकर कोई टारगेट करने लगते हैं, कोई अगर एनालिस्ट आया है अदर, उसे भी बीजेपी का ही एजेंट बताने लगते हैं। मगर ये शुद्ध रूप से, मतलब इनकी बात जो है वो सत्य है। बाकी कोई अगर इन्हें काउंटर भी कर रहा है तो बीजेपी और आरएसएस का है। इनका हमेशा यही तर्क होता है, इससे ऊपर ये कभी जाते भी नहीं हैं। और उसी का परिणाम है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। ऐसा आप, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम जीत गए तो जनता का समर्थन हमें मिल गया, दूसरा जीत गया तो उसने ईवीएम है कर ली। तो इस तरह से कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं चलता, जनता को समझ आता है। और चलिए देखते हैं कि अजय आलोक ने किस तरह से पूरे विपक्ष को अकेले ही काउंटर किया है इस वक्त पे जो बहस हो रही है उसको लेकर। आसिम बकार, मैंने भी सारे आंकड़े दिखाए। अब तो एक एक करके बीजेपी के सारे सहयोगी बिल के पक्ष में आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है बिल पास हो ही जाएगा, आप कितना भी विरोध करते रहिए। आसिम बकार बोलिए। नहीं पास होगा सर। जो सियासत मेरी है, जितनी जानकारी मेरे पास है, हिंदुस्तान में इतने दिन से सियासत कर रहा हूं, कल आप देखिएगा। मुझे उम्मीद यह है कि 60 से 70% ये जितने बीजेपी के सहयोगी हैं, ये अपने अपने सजेशन और अमेंडमेंट फिर से पेश करेंगे। बिहार में चुनाव है साहब, भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। ठीक है, समझिए। लेकिन नीतीश कुमार अपना दावा मुसलमान वोट पर करते हैं।
और किस तरह से इतने दिन में इतने कानून बनाने के बाद नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई है, उनकी छवि पे दाग लगा है। हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई प्लानिंग कर रही हो कि चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जाए कि मुसलमान नीतीश को चले जाएं, हिंदू तो बीजेपी को मिलते ही मिलते हैं, फिर सरकार बन जाए। अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए बहस में। अभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है सर। अभी जयंत चौधरी साहब ने भी अभी ऑफिशियल बयान खुद नहीं दिया है। उनके किसी रजिस्टर्ड पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, रुकिए, समझिए और देखिए। मेरा दिल ये कहता है कि कल लोहे के चने चबाना पड़ेंगे बीजेपी को। ओके, इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान माफ नहीं करेगा बीजेपी के सहयोगियों को अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो। मैंने आपसे क्या कहा? आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं भारत वाली। अच्छा, आपकी भाषा में मेरी भाषा में थोड़ा मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया। आप ही है बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं, बाकी सब भाजपा ही है। सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, आप चाहे कितना मुझे गर्म करें, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता सर, और मैं टेम्पर लूज करके गलत भाषा भी नहीं बोलता। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की, लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो भविष्य देखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है सर। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? आसिम वकार, सुनिए सर, आपको अब सर वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिलना था जब चेंज होगी सरकार। अभी कैसे बता दें? अभी तो सब एजेंसीज उन्हीं के पास है। उल जलूल आजकल आसिम वकार पता नहीं क्या हो गया है, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं। ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, डिबेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सिर्फ इसलिए कुछ भी बोलते जाते हैं। कमाल करते हैं आसिम वकार। तो लीजिए बात, थोड़ा तो लिहाज किया करिए। बात तो सुन लीजिए मेरी। सुन ही रहा हूं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप मेरी बात तो आप बिलबिला जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात तो अरे आप अपने विरोधियों को बोलिए ना। मैं मना कब करता हूं? आप विरोधियों को बोलिए, आप भाजपाइयों को बोलिए, उनके सहयोगियों को बोलिए। आपने अभी नहीं, आपने कभी लिहाज किया हो या छोड़ा हो तो मैं बोलूं आपसे। कमाल। मैं इस बात से डरता भी नहीं सर, मैंने पहले ही कह दिया, मैं हाई टेम्पर अगर आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया जाए तो लिहाज है, तो सही है, सब बढ़िया है, तब भारत है। वो आपकी बात का समर्थन कर दिया जाए तो भारत है, वरना भाजपा ही है। यही है कुछ भी। अरे सुनिए तो सर, कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी में और उनके मंदिरों में, उनके ट्रस्ट में मुसलमानों को बना दीजिए आप पदाधिकारी। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरा विरोध क्या करिएगा? अरे मुसलमानों को तो आप विरोध करवाने के लिए उतरवा रहे हैं ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में घूम घूम के प्रदर्शन क्यों कर रहा है बताइए? क्यों काली पट्टी बांध के नमाज में उतरिए, ईद भी काली पट्टी में मनाइए? आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को या हम भड़का रहे हैं? कमाल करते हैं आप भी। सुनिए क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए तो सर, हम अपने मकान को बचाने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं, मानक गुप्ता के मकान को हथियाने के लिए काली पट्टी नहीं बांध रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? तो प्रॉपर्टी में आपका कौन सा मकान है आसिम वकार? क्या कहां है आपका मकान वक्फ की प्रॉपर्टी में? बताइए जरा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर प्राइवेट मकान बन ही नहीं सकता है। अरे बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। अभी एक बात यहां आई कि इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या मंदिर को कभी किसी मंदिर को बेचा जा सकता है? किसी बिल्डर को, किसी गिरजाघर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को, किसी कब्रिस्तान को क्या बेचा जा सकता है? लाख करोड़ की, हजार करोड़ की आप प्रॉपर्टी की कीमत तब लगाइए जब वो बिक्री के लिए हो। जो चीज बेची नहीं जा सकती है, जो बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिस पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं आप? जो बिक्री के लिए नहीं है वो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, वैसे वक्फ की जमीन पर ये मॉल, दुकानें किराए पर उसे चढ़ाना, ये भी गलत होता है ना आसिम वकार? हथियाना है। मैं कह रहा हूं मॉल बनाना, दुकानें बनाना, किराए पर देना, ये सब गलत है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पर, या सही है? नहीं, आप बात को समझिए। बोल। अगर किराए पर है, उसका किराया वक्फ बोर्ड को मिलता है। किसी मस्जिद में दुकानें हैं, किसी कब्रिस्तान पे बाउंड्री को सेव करने के लिए दुकानें बना के उठाई गई हैं, तो क्या आपको तकलीफ क्यों है? क्या मंदिरों में दुकानें नहीं होती हैं? क्या उस पर कब्जा कर ले लोग?
जिस धर्म की प्रॉपर्टी है उस धर्म ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, फिर फराज भाई। अजय आलोक बोलिए। फायदा हो रहा है तो उसमें आपको परेशानी क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजय आलोक बोलिए। मैं आपके दर्शकों को आज देखिए, आज बहस में उलझने का समय नहीं है, कल तो संसद में बहस होगी, बस आंकड़े रखते जाता हूं। 1954 में जब पहली बार वक्फ आया था और 64-65 में इसे रिवाइव किया गया, उसी वक्त वक्फ बोर्ड के आंकड़े के हिसाब से वक्फ के पास 30,000 एकड़ जमीन मात्र थी। मुसलमान तो बहुत गरीब है, 90% मुसलमान बहुत गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत शोषित थे। 70 साल में मुसलमान इतने अमीर हो गए कि 30,000 एकड़ जितने जमीन बढ़ के पहुंच गई 9,72,000 एकड़। कहां से हुई है जमीन? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेक्शन 40 जब से आया 1995 में, जब वक्त को यह अधिकार मिल गया कि हर जमीन को अपना क्लेम कर सको, तो ये तो खैर पार्लियामेंट हाउस को भी अपना क्लेम करते हैं, ईडन गार्डन को भी वक्त की प्रॉपर्टी बना देते हैं। मैं एक बार छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, 5,973 गवर्नमेंट बिल्डिंग वक्फ क्लेम कर चुका है। 5,973, 123 तो सिर्फ ल्यूटन दिल्ली में है। ये क्या है? ये मजाक बना रखा है इसको। इस देश में कोई चीज सिस्टम और गवर्नेंस के नाम से चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल सही। मुसलमानों की, जो मुसलमान पिटिशनर है वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने, मुसलमानों की लगभग 3200 जमीन है, 3200 मामले हैं सिर्फ मुसलमानों के, बिना मुसलमानों की मर्जी से उनकी ही जमीन ले ली है। हिंदू छोड़ दीजिए आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। मानक, सबसे पहली बात कि आपके चैनल पर भी फराज किदवई ने कहा, जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, कि अगर ये बिल पास हो गया तो देखिए आगे क्या होगा। तो फराज जी एक बार सुन लीजिए, इस देश के सारे मुसलमान औरंगजेबी फितरत और रजाकारों की फितरत की नहीं है। ये धमकी देना बंद कीजिए। झूठ बोल रहा है, में पास हुआ, खून की नदियां बह रही थी ना, झूठ बोल कंकड़ भी हिला। झूठ बोल रहा है। अभी आपने टीवी स्क्रीन पे बोला है कि ये बिल पास हो गया तो देखिए क्या होगा। धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके में आपका भरोसा ही नहीं है। जमीन खोर है आप लोग, जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, छोड़ने में दिक्कत हो रही है। सच्चाई ये है कि ये बिल पास होगा ना, ये सारी जमीनें वापस ली जाएंगी। सरकारी जमीन को अपने बाप की जमीन समझ रखा है आप लोगों ने। आप लोगों के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, पास होगा। और जिस तरह से 1,000 एकड़ से ऊपर जमीन उन्होंने वक्फ की कब्जा की हुई है, और सारे समाजवादी पार्टी का निकलवा दूं ना, बर्थ से लेके एक लोग, पता नहीं कितनी जमीन निकल जाएंगी। धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। बाप की संपत्ति है क्या जो अदानी अंबानी को बेच रहे हो रोज उठाकर? पीएसयू को जो बेच रहे उठाकर सरकारी संपत्ति आपके कांग्रेस की तो बात की संपत्ति थी ना, सेक्शन 40 लगा दिया था 1995 में। नहीं, सरकारी संपत्ति कांग्रेस के बाप की संपत्ति थी। सेक्शन 40 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों के सेक्शन 40 लगा के तो क्यों किया था मुसलमानों को, और दिल्ली के 123 संपत्तियों को दे दिया था। गांधियों की संपत्ति थी, है नहीं? वक्त लाए क्यों नेहरू? वक्त लाए क्यों नेहरू? संविधान में था वक्त। और तुम बता रहे हो दर्शकों, पार्टी है आप लोग।